नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भरतपुर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अब तक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वर यहाँ तक हमने खत्म कर लिए थे। आज हम बात करते हैं व्यंजन की। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों के वर्गीकरण में पढ़ते हैं हम। व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। जो हमारा दूसरा भाग रहता है वो होता है संघर्षी व्यंजन। और जो हमारा तीसरा भाग होता है वह होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा भाग होता है नासिक्य व्यंजन। पांचवा भाग होता है प्रकंपित व्यंजन। और जो हमारा छठवां भाग होता है वह होता है पार्श्विक व्यंजन। सातवां भाग होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। और जो हमारा आठवां भाग होता है वह होता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन यानी अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों को 8 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, और उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, और लास्ट में हमारा आता है संघर्षहीन व्यंजन। आज व्यंजनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। अगर मैं स्पर्शी व्यंजनों की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है दोस्तों? 16। अगर मैं संघर्षी व्यंजनों की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 4, और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4। नासिक्य व्यंजनों की संख्या होती है 5। उसके बाद प्रकंपित व्यंजन की संख्या होती है 1। पार्श्विक व्यंजन की संख्या होती है 1, और उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। और संघर्षहीन व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या कितनी रहती है दोस्तों? 2 रहती है। ये हमारे व्यंजनों का क्या है? वर्गीकरण। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो वो संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16 होती है। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न अवयवों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अवयवों का प्रयोग किया जाता है वह व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यहां पर देखेंगे जैसे सबसे पहले लिख रहा हूं मैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। और 25 व्यंजनों को हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क वर्ग, उसके बाद होता है च वर्ग, च वर्ग के बाद आता है ट वर्ग, ट वर्ग के बाद त वर्ग, और त वर्ग के बाद आता है हमारा प वर्ग। हम स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इसमें देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। इसमें आते हैं क, ख, ग,
घ और अन। उसके बाद च वर्ग में देखेंगे च, छ, ज, झ और इया। उसके बाद देखेंगे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और उसके बाद आता है अण। त वर्ग में देखेंगे त, थ, द, ध और उसके बाद आता है न। प वर्ग में देखेंगे हम व्यंजनों को प, फ, ब, उसके बाद आता है दोस्तों भ और में। ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इन्हीं में से हम स्पर्शी व्यंजनों को छांटेंगे, देखेंगे कि जो वर्ग के 1 से लेकर 4 तक जो व्यंजन होते हैं वो किसमें चले जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्पर्शी व्यंजनों की अगर मैं बात करूं, स्पर्शी व्यंजन तो क वर्ग के कितने? 4, क वर्ग के 4। उसके बाद स्पर्शी व्यंजनों में हम च वर्ग को नहीं लेते हैं, च वर्ग का प्रयोग हम स्पर्शी व्यंजनों में नहीं करते हैं, पूरा का पूरा वर्ग यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो उसके बाद लिखेंगे ट वर्ग, ट वर्ग के कितने व्यंजन? 4 व्यंजन। उसके बाद लिखेंगे ट वर्ग, ट वर्ग के कितने व्यंजन दोस्तों? 4 व्यंजन। उसके बाद लिखेंगे प वर्ग, तो प वर्ग के कितने व्यंजन दोस्तों? 4 व्यंजन। उसके बाद कितने हो गए? 16। तो स्पर्शी अगर व्यंजनों की बात करें कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 16। जो पहले के 4 हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। और अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 और 25 को 5 भागों में बांटते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसी प्रकार से हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। संघर्षी व्यंजन में लिखेंगे वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में 2 अवयव, 2 अवयव इतने निकट आ जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं, आ जाते हैं जिससे बीच का मार्ग, बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है और वाक्य, और वाक्य संघर्ष के साथ, संघर्ष के साथ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। वह व्यंजन, वह व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे तीनों से और से, यानी तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से, और एक होता है हमारा है। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के 2 अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, और बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, जो हमारे वाक्य रहते हैं वो संघर्ष के साथ बाहर निकलते हैं, और संघर्ष के साथ बाहर निकलने के कारण इनको क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और एक नोट डालकर बात लिखेंगे यहाँ पे कि इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं।
संघर्षी व्यंजनों को और क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन है। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें देखेंगे दोस्तों कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं जिससे बीच का मार्ग छोटा हो जाता है तथा इनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात वाक्य संघर्ष करके बाहर निकलते हैं। वह व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज और झ, इनके उच्चारण में मुख के दो अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तथा इनके उच्चारण में समय भी कैसा होता है? अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और वाक्य संघर्ष के साथ बाहर निकलते हैं। वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। याद रखना दोस्तों कि च वर्ग को हम स्पर्शी व्यंजनों में काउंट नहीं करेंगे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं तुम्हारे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं नासिक्य व्यंजन। इसमें देखेंगे दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, वह व्यंजन नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे नासिक्य व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? अन, इया, णा, ना और मा। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें नोट डाल के लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं दोस्तों?
पंचम वर्ण भी कहते हैं। इन्हीं पंचम वर्णों की वजह से हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन पंचम वर्णों का प्रयोग हम हिंदी वर्णमाला में करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पंडित, क्या लिखा है मैंने? पंडित। अब यहाँ पर पंडित शब्द में क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। अब इस पंडित शब्द को अगर हम लिखें तो ड का पंचम वर्ण कौन सा रहता है? ढ। इसलिए ढ रहता है तो हम पंडित ऐसे भी लिख देते हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है वह व्यंजन नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण होने के कारण इनको और क्या कहते हैं दोस्तों? पंचम वर्ण भी कहते हैं। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, जो अगला है हमारा वह है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन तो इसमें लिखेंगे वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे फेंक रही हो। यानी उच्छिष्ट व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा हमारा ऐसा महसूस कराती है जैसे वर्णों को फेंक रही हो। तो उच्छिष्ट व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं ड और ढ। जैसे ड और ढ का प्रयोग हम करेंगे तो जैसे ही ऐसा महसूस कराएगी जीवा कि जैसे फेंक रही हो, ड और ढ। इसीलिए उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेंकना होता है। क्या होता है दोस्तों? फेंकना होता है। अब यहाँ पर नोट डालकर एक बात लिखेंगे, नोट इनको ताड़न जात और द्विगुण उसके बाद द्विपृष्ठ कहते हैं। देखो इन उच्छिष्ट व्यंजनों के उपनाम क्या है? एक तो बोलते हैं इनको ताड़न जात, दूसरा क्या बोलते हैं? द्विगुण, उसके बाद क्या बोलते हैं? द्विपृष्ठ। इनके चार नाम है दोस्तों। कौन से व्यंजन के? उच्छिष्ट व्यंजन के। एक बार यहां तक नोट करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन हमारे कितने होते हैं? एक होते हैं। हम बात करें वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा को पहले दो या तीन बार कांपना पड़ता है। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा को पहले 2-3 बार कांपना पड़ता है, उसके बाद वर्ण बाहर निकलता है। जैसे हमारा एक वर्ण होता है, कौन सा व्यंजन होता है दोस्तों? रे। इसको बोलने में जैसे ही हमारी जीवा 2-3 बार कंपन करती है, जैसे बोल के देखेंगे रे, और रे के उच्चारण में क्या होता है दोस्तों? कि जीवा को 2-3 बार पहले कंपन करना पड़ता है। यानी प्रकंपित का मतलब भी क्या होता है? पहले कांपना। यानी प्रकंपित का मतलब क्या होता है? पहले कांपना। एक नोट डाल के इसमें बात लिखेंगे कि इसी को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित वर्ण भी
कहते हैं। लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं दोस्तों? कि जैसे ही हम इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे लुढ़क कर आ रही हो। जैसे बोलेंगे रे, तो जैसे ही हमारे तालव्य से जीवा लुढ़क के आती है, यानी लुढ़क के आती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण भी कहते हैं। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, इसमें देखेंगे वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा पहले मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जीवा के बगल से निकल जाता है, बगल से निकल जाता है। वह व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। वह व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जैसे ले, तो ले वर्ण के उच्चारण में क्या होता है दोस्तों? कि जैसे ही हम ले का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो सबसे पहले मसूड़ों को छूती है। मसूड़ों को छूने के बाद जो हवा का प्रमुख वेग आता है वो जीभ के बगल से निकल जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। एक बार यहां पर लिखेंगे पार्श्विक वह व्यंजन। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता है। व्यंजन आसानी से उच्चारित हो जाते हैं। वह व्यंजन संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? ये और वे। इन दो व्यंजनों के उच्चारण में हमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इसमें लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे कि स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में
कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, व्यंजन आसानी से उच्चारित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं हमारे? 2, यह और वे। और इसमें नोट डालकर एक बात लिखेंगे कि स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इनको क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ध स्वर भी कहते हैं। यहां तक सबके समझ में आया होगा? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, यहां पर हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण खत्म होता है। आगे देखेंगे कि मैंने बात की थी आपसे कि स्पर्शी व्यंजन, एक होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16 होती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो वो कितनी होती है दोस्तों? वह रहती है हमारी 25 होती है। इन दोनों बातों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है? 16, लेकिन स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है? वो होती है हमारी 25। अब मैं बात करता हूं अनुस्वार की। किसकी बात करते हैं? अनुस्वार, यानी मैं कह सकता हूं अयोग वाह, अयोग वाह। और अयोग वाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वो आते हैं, एक आता है हमारा अनुस्वार और एक आता है हमारा विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, इनका प्रयोग हम हिंदी वर्णमाला में क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग, किसका प्रयोग? अनुस्वार का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में हम पंचम वर्ण में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? पंचम वर्ण में करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने लिखा है यहाँ पे खंड लिखा है, खंड। अब खंड मैंने जैसे लिखा है तो यहाँ पर सबको अनुस्वार नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या कहलाता है? पंचम वर्ण कहलाता है। कैसे? अगर मैं खंड की बात करूं तो खंड कैसे लिखेंगे हम? खंड ऐसे लिखेंगे। तो इस डे का पंचम वर्ण क्या होता है? डे का पंचम वर्ण क्या होता है दोस्तों? अण होता है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर एक शब्द और लिख रहा हूं, अंक। क्या लिखा है दोस्तों? मैंने अंक लिखा है। तो अंक लिखा है तो अंक में कौन सा पंचम वर्ण लगेगा? तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कै वर्ग आ रहा है, और कै वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? अन होता है। क्या होता है दोस्तों? अन होता है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अन का प्रयोग करेंगे। यानी कैसे लिखेंगे हम अंक? ऐसे लिखेंगे। तो हमने कैसे लिखा है दोस्तों? अंक ऐसे लिखा है। मैं एक और शब्द लेके चलता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे पंडित। क्या लिखा है? सॉरी, पंडित रहने दो, मैं लिखता हूं यहाँ पे हिंदी। क्या लिखा है मैंने? हिंदी लिखा है। अब हिंदी मैंने लिखा है तो हिंदी हम ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी ऐसे भी लिखते हैं। अब हिंदी में मैंने अनुस्वार लगा दिया, लेकिन ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या कहलाता है? पंचम वर्ण कहलाता है। और हिंदी और दे का पंचम वर्ण क्या होता है दोस्तों? तैवर का पंचम वर्ण क्या होता है? ने होता है। इसलिए अनुस्वार के स्थान पर किसका प्रयोग किया है मैंने? पंचम वर्ण का। इसीलिए अनुस्वार का प्रयोग हम किसमें करते हैं? हमेशा पंचम वर्ण में करते हैं। इसीलिए अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवा, यानी गिनने योग्य नहीं है। अब मैं बात करता हूं विसर्ग की, कि विसर्ग का प्रयोग हम हिंदी में क्यों नहीं करते। सबसे पहले एक बात जानेंगे यहाँ पे कि विसर्ग का प्रयोग हम किसमें करते हैं? संस्कृत में करते हैं। किसमें करेंगे दोस्तों? संस्कृत में करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है, विसर्ग का प्रयोग हमने संस्कृत में किया है। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे 6, और एक शब्द लिखा है मैंने 6 ऐसे लिखा है। ठीक है, दोनों बात समझना कि एक 6 मैंने ऊपर ऐसे लिखा है, एक 6 ऐसे लिखा है। दोनों सही है, दोनों शुद्ध है, लेकिन 6 हम ऐसे संस्कृत में लिखते हैं और 6 ऐसे कहां पर लिखते हैं दोस्तों? हिंदी में लिखते हैं। इसीलिए इस विसर्ग का प्रयोग हमने किसमें किया है? है वर्ण में किया है। किसमें किया है दोस्तों? है वर्ण में किया है। इसीलिए इसको भी हमें